हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मेथड के फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने मैट्रिक्स मेथड के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। फिर मैंने आपसे कहा था कि किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने की 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट अप्रोच को बोला था मैंने फोर्स बेस्ड अप्रोच, मतलब वहाँ पे फोर्स एज ए अननोन ट्रीट करते हैं हम। और जो सेकंड अप्रोच होती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अप्रोच, मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एज ए अननोन ट्रीट करते थे हम। ठीक, अब जब किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस अगर हम मैथमेटिकल मॉडल बना के करना चाहते हैं, ठीक है, अगर किसी स्ट्रक्चर का मुझे मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो फिर मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए हम मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करते हैं। और मैट्रिक्स मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो 2 तरह के अप्रोच हैं, तो 2 तरह के मेथड भी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट अप्रोच जिसे हमने फोर्स बेस्ड अप्रोच कहा था, उस पे बेस्ड जो मैट्रिक्स मेथड है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। और जो सेकंड अप्रोच है जिसे अपन डिस्प्लेसमेंट अप्रोच बोलते हैं, वहाँ उस पे बेस्ड जो मैट्रिक्स मेथड है उसे बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक, अब उसके बाद जो 4th और 5th वीडियो था मैट्रिक्स मेथड का, उसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे थे। अब आज आगे चलते हैं और इस 6th वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके और देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा और मैंने लिखा कि एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर बाय फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, ये एक कंटिन्यूअस बीम गिवन है। इस कंटिन्यूअस बीम में डिफरेंट लोडिंग है। यहाँ पे 2 पे यूडीएल लगा है 2 स्पैन पे, और उस फर्स्ट स्पैन पे पॉइंट लोड लगा है। तीनों ही स्पैन की लेंथ जो है वो डिफरेंट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग है। इसका I, इसका 1.5I, इसका 2I। क्लियर? अब आगे चलते हैं और इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के पहले सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितने डिग्री का स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, मतलब इसकी रिडंडेंसी कितनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिखा और लिखा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हम जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ कर पाएंगे, जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सिर्फ 2 ही होंगी। कौन कौन सी होंगी? यहाँ पे हमने लिखा अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2, और कौन कौन सी होंगी? सिग्मा FV = 0 एंड सिग्मा M = 0। ठीक, अब नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट कितने हैं हम उसकी बात और करते हैं। ठीक, जैसे मैं कैपिटल R बोलता हूँ, ये स्मॉल r है, और ये नंबर ऑफ अननोन जो है वो कैपिटल R है, रिएक्शन कंपोनेंट। तो देखिए ये हिंज है, तो हिंज पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन होती है, लेकिन कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसे मैंने RA बोल दिया। ये रोलर सपोर्ट, यहाँ पे जो रिएक्शन है उसे RB बोल दिया, इसे RC बोल दिया और इसे RD बोल दिया। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ अननोन जो है वो 4 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ अननोन 4 और अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो 2 मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टू 2 डिग्री। सेकेंड डिग्री का ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 4 - 2 2। क्लियर? अब जब मुझे ये पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर 2 डिग्री का स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, तो फिर इसको अगर मुझे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो फिर इसमें 2 जो अननोन हैं उसे मुझे रिडंडेंट की तरह ट्रीट करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम कई सारे तरह से इसके डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स पे, इस B पॉइंट पे और C पॉइंट पे हिंज लगा देता हूँ। मतलब वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट हैं उनको मैं रिडंडेंट एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा रिलीज स्ट्रक्चर मतलब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाया है, हम इस स्ट्रक्चर को कई सारे तरह से डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B एंड C आर सिलेक्टेड एज 2 रिडंडेंट, कि मैंने पॉइंट B और पॉइंट C पे जो बेंडिंग मोमेंट है उसे रिडंडेंट की तरह मान लिया। ठीक है, और कैसे रिडंडेंट माना कि यहाँ पे आपने हिंज लगा दिए तो वहाँ पे उसकी वैल्यू को 0 कर दिया। मतलब दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट। ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटरमिनेट हो गया क्योंकि 2 आपको एक्स्ट्रा इक्वेशंस मिल गई। क्लियर? अब सीधी बात है, यहाँ पे मैंने हिंज लगा दिया। अब
हिंज लगा दिया तो फिर इस पॉइंट पे जो मोमेंट होगा उसे मैंने MB बोल दिया, और यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो MC है। मतलब इन MB और MC को मैंने रिडंडेंट बोला है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखा द रिलीज स्ट्रक्चर हैज़ hinges at B and C and consists of 3 simple beams, कि ये 3 सिंपल बीम से मिलके बना हुआ है। क्लियर? अब मतलब ये 3 सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये बीम एक्ट करेगा। क्लियर? अब बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो रिडंडेंट्स हैं उसको मैंने MB बोला और MC बोला। ठीक है, कई बुक्स में उसको A बोल देते हैं। ठीक है, रिडंडेंट्स को A बोल देते हैं या एक्शन बोल देते हैं, और फिर उसको हम बाद में MB और MC लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया MB और MC। ठीक, इन्हीं को कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे जो लोडिंग सिस्टम है उसके कारण इस जॉइंट B पे और इस B सपोर्ट और इस C सपोर्ट पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने हेडिंग डाली स्टेप 3 में, क्या कि डिस्प्लेसमेंट इन रिलीज स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। कि जो रिलीज स्ट्रक्चर है, रिलीज स्ट्रक्चर मतलब हिंज लगी हुई है। ठीक है, तो जो रिलीज स्ट्रक्चर है उस रिलीज स्ट्रक्चर में जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मैंने बोला डेल्टा BL1 और डेल्टा 2। ठीक है, डेल्टा मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये B पॉइंट पे है इसलिए B बोल दिया, और L मतलब लोड के कारण जो है इसलिए BL बोला। और ये 1 और 2 तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी हम जब फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट को 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे। B पॉइंट जो है उसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 लगा दिया। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ये है कि डेल्टा BL1 और डेल्टा CL2 इनको हमने बोल दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हैं या रोटेशंस हैं, तो ये जो रोटेशंस हैं ये किस किस के कारण होंगे वो आपको बताता हूँ। ये किसका समीशन है, तो देखो इस पॉइंट लोड के कारण यहाँ रोटेशन आएगा और इस यूडियल के कारण यहाँ रोटेशन आएगा। तो फिर ये जो टोटल रोटेशन होगा इस सपोर्ट B के ऊपर वो डेल्टा BL1 कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा कि डेल्टा BL1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो रोटेशन है, ये वाला जो रोटेशन है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से ओरिजिनल शेप से आप डिफ्लेक्टेड शेप की तरफ जाइए तो ये एक रोटेशन हुआ, और यहाँ भी ओरिजिनल से डिफ्लेक्टेड शेप की तरफ जाइए, ये भी रोटेशन हुआ। तो ये जो रोटेशन है दिस इज थीटा BA, और ये जो रोटेशन है इसे हमने बोला थीटा BC, और इन दोनों का ही समीशन है ये। ठीक है, आप अगर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, तो ये जो रोटेशन है वो ये हो जाएगा, ये जो रोटेशन है वो ये हो जाएगा। सीधी सी बात ये है कि इन दोनों का समीशन ये हो गया, और इसी तरह से ये और ये इन दोनों का समीशन ये हो जाएगा। उसको मैंने 2 बोला, जो कि समीशन है किसका, थीटा CB का और थीटा CD का। क्लियर? अब मुझे ये 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है, मतलब ये 4 जो थीटास हैं, रोटेशंस हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इस एक्सटर्नल लोड पॉइंट लोड के कारण, इस पॉइंट लोड के कारण थीटा BA की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताता हूँ। तो लिखिए यहाँ पे लिखते हैं कि थीटा BA इज इक्वल टू, ठीक, पहली चीज़ कि ओरिजिनल से डिफ्लेक्टेड शेप की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब माइनस आएगा, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है PL²/16EI। ठीक है, P मतलब 6 इंटू ये स्पैन कितने का, 6 का, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 16EI। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 13.5 माइनस 13.5 अपॉन EI। थीटा BA जो आपने कैलकुलेट किया वो ये आ गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और थीटा BC और थीटा CB दोनों इक्वल होंगे, बस साइन अपोजिट होगा लेकिन दोनों होंगे इक्वल। तो मैं एक साथ ही कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा BC इज इक्वल टू थीटा CB इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल से डिफ्लेक्टेड की तरफ गए, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है थीटा BC, और थीटा CB जो है इसमें क्या हो रहा है, आप ओरिजिनल से डिफ्लेक्टेड की तरफ जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज गए, मतलब ये नेगेटिव होगा।
ठीक है, तो इसके आगे मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। ठीक, ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, क्लियर। और ये जो वैल्यू होगी यूडीएल के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, वो होगा WL³ अपॉन 24EI। ठीक है ना। तो देखिए ये यूडीएल कितने का है, 2 का, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 इंटू L³ मतलब 8 का क्यूब अपॉन 24EI। ठीक है, क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू जो आएगी, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि I कितना है, इस केस के लिए 1.5I, तो यहाँ पे आप 1.5I लिख दो। ठीक है, इधर आप 1.5I लिख दो। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 28.44, ये आ गया 28.44 अपॉन EI। ठीक है ना, ये 1.5 समझ में आया कहाँ से है, ये इस BC पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1.5I है, वो लिख दिया मैंने। क्लियर। अब एक आखिरी थीटा और बचा, इसको बोल देते हैं थीटा CD। तो ये थीटा CD ये आखिरी रोटेशन है। ठीक है, थीटा CD मतलब ये वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे आप ओरिजिनल से जब डिफ्लेक्टेड शेप की तरफ जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गए मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो प्लस, और ये वैल्यू होगी WL³ अपॉन 24EI। ठीक है, WL³/24EI, क्योंकि ये भी यूडीएल है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैंने जो टेबल आपको बताई थी सेकेंड वीडियो में वो याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे W की वैल्यू 2, L जो है वो 10 का क्यूब अपॉन 24E, और यहाँ पे जो I है वो 2I है, ये ध्यान रखना 2I। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 41.67, दिस इज 41.67 अपॉन EI। क्लियर। अब हम ये जो वैल्यूज आई हैं इनको इसमें पुट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा BL1। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं, लेकिन अब देखिए अब साइन मत यूज करिएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि इन दोनों का समीशन ये है। ठीक है, ये पता है मुझे, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर आप सम कर दोगे तो फिर वो ये वैल्यू नहीं आएगी, मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब सीधी बात ये है कि इनका साइन मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साइन नहीं लेंगे तो क्या आएगा, अब देखो ये 13.5 EI प्लस 28.44 EI। ठीक है, देखो अगर आप मान लो यहाँ पे माइनस ले लेते तो ये इसका फिर सब्ट्रैक्शन हो जाता, मतलब ये दोनों एंगल ऐड नहीं होते। ठीक है, तो ये साइन मत लिखना, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आई दिस इज 41.94, ये आया आपके पास में 41.94 अपॉन EI। क्लियर। ठीक है, चलो एक आखिरी चीज़ और देखते हैं। 2 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 28.44 अपॉन EI प्लस 41.67 अपॉन EI। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आएगा 73.11, दिस इज 73.11 अपॉन EI। ठीक है, दिस इज 73.11 EI। क्लियर, मतलब आपने डेल्टा BL1 और डेल्टा BL2 कैलकुलेट कर लिया, जो कि डिफ्लेक्शन है B पॉइंट और C पॉइंट पे। डिफ्लेक्शन मतलब रोटेशन है ये। ठीक है, ये रोटेशंस हैं B पॉइंट और C पॉइंट पे ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। क्लियर। ये जो हमने थीटा BL1 और थीटा BL2 की जो वैल्यू कैलकुलेट की, ये BL नहीं है, ये CL है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब रोटेशन है C पॉइंट पे।
ठीक है। तो ये Cl2 है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है Cl2, ये 1 और ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब B पॉइंट को हम 1 बोलेंगे और C पॉइंट को 2 बोलेंगे, क्योंकि अभी जब फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो इसको 1 और 2 बोल देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये डेल्टा Cl2 है, ठीक। यहाँ पे भी मैंने ये Bl लिख दिया था, Bl2, इसको भी आप Cl कर लीजिए, ये C है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से उसको Bl लिख दिया था, लेकिन मुझे पता है कि ये डेल्टा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इस केस में वो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। B मतलब वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ये पॉइंट जिस पॉइंट पे आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और L मतलब जो एक्सटर्नल लोड है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस ये 1 और 2 तो मैंने इन पॉइंट B और C के लिए लिख दिया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जब कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम 1 और 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखना कि अभी मैं जब कैलकुलेट कर रहा था तो यहाँ पे मैं उसको Bl2 बोल रहा था, तो Bl नहीं है, वो Cl2 है, ठीक। और इसीलिए मैंने यहाँ पे भी उसको Cl2 बोल दिया। क्लियर। अब आगे चलते हैं और स्टेप 4 में फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का मतलब है कि जो हमने रिडंडेंट एज्यूम किए हैं उनके यूनिट इफेक्ट को देखते हैं। तो देखिए इस फिगर डी के अंदर मैंने जो MB एज ए रिडंडेंट कंसीडर किया था उसकी जगह ये यूनिट मोमेंट्स अप्लाई कर दिए, और उसी तरह से इस फिगर E के अंदर जो हमने MC एज ए रिडंडेंट कंसीडर किया था उसकी जगह यूनिट मोमेंट अप्लाई कर दिए जॉइंट C के ऊपर या सपोर्ट C के ऊपर, ठीक। अब आगे चलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि F11 क्या है, तो देखो ये F11 है, ये F11 सपोर्ट B पे रोटेशन है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही रोटेशन का समीशन है, किसका, B थीटा BA और थीटा BC का समीशन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि थीटा BA प्लस थीटा BC इज इक्वल टू F11 हो जाएगा, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा कि रोटेशन एट B ड्यू टू यूनिट कपल्स एट B, कि जो B पॉइंट पे यूनिट कपल्स लगे हुए हैं उनका इफेक्ट है ये, ठीक। अब ये कैलकुलेट करना है तो देखो इसको मैंने फॉर्मूले जो मैंने टेबल में बनाए थे उसको यहाँ पे शो कर दिया, क्या कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम और उसके किसी एक सपोर्ट पे अगर मोमेंट M लगता है तो फिर उस के कारण इस पॉइंट पे A पॉइंट पे जो रोटेशन होगा वो ML/6EI होगा, और B पॉइंट पे जो रोटेशन होगा उसकी वैल्यू होगी -ML/3EI। ये माइनस का मतलब क्यों है, क्योंकि ये इस तरह से बेंड करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और ये सॉल्व करते हैं। तो थीटा BA की बात करता हूँ, तो देखो थीटा BA, अब ये एंगल हुआ तो ओरिजिनल से आप रिफ्लेक्टेड शेप की तरफ जाना है, मतलब माइनस वैल्यू होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे समीशन चाहिए तो हम डायरेक्टली ये लिख लेते हैं, क्या कि यूनिट है तो 1 हो गया, ये ML की जगह M की जगह और L की जगह हो गया, ये कितनी डिस्टेंस है 6, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, 1 × L1/3EI, ठीक है, प्लस, और इसके लिए क्या है, ये भी यूनिट है तो ये 1 हो गया इंटू L2/3EI, ठीक है ना। सर मैं यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिए, क्यों, क्योंकि आप देखिए इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, लेकिन इन दोनों का ही समीशन है ये, ठीक है। चलिए तो इसको जब वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा, L1 कितना है 6/3EI प्लस ये कितना है 8/3EI, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू होगी दिस इज 3.78 EI हो जाएगा ये, क्लियर। मतलब F11 जो है वो इन दोनों ही एंगल का समीशन है जिसे आपने F11 बोला, ठीक। अब आगे चलते हैं और F21 की बात करते हैं। F21 क्या है, ये जो रोटेशन है ये F21 है, ये क्या चीज़ है, रोटेशन एट C पॉइंट पर रोटेशन है ड्यू टू यूनिट कपल्स एट B, कि जो B पॉइंट पे कपल्स लगे हैं उनके कारण रोटेशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखो आपने B पॉइंट पे लगा है तो मुझे A पे अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा उसकी बात करते हैं। इसी तरह से यहाँ मोमेंट लगा है तो यहाँ देखना है कि इस एंड पे मोमेंट लगा है और मुझे C पे देखना है, तो वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू होगी दिस इज
2/6EI होगा, ठीक है ना। L2 क्यों? क्योंकि ये वाला आप स्पैन की बात कर रहे हैं, ये वाले ये मोमेंट लगा है, इस स्पैन को कंसीडर किया, तो ये हो जाएगा 1 × 8/6EI, ठीक है। ये 0.89/EI आ जाएगा। क्लियर? मतलब आपने F21 की वैल्यू देख ली, दिस इज, ये वैल्यू कितनी है 0.89, ठीक है, 0.89/EI आ गया। क्लियर? अब F22 की बात करते हैं। ये F22 क्या होगा? F22 क्या है? ये रोटेशन एट C ड्यू टू यूनिट कपल एट C है। समझ में आया? देखो यहाँ पे जो MC मोमेंट था उसके यूनिट इफेक्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये कपल लगा दिए थे, यूनिट कपल, और इनके कारण इस C पॉइंट पे जो रोटेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसे मैंने F22 बोला। तो देखो अब ये जो एंगल है, इस एंगल का समीशन और इस एंगल, ये दोनों एंगल का समीशन F22 है, ठीक है। तो ये कितना है? θCB और θCD। तो देखिए θCB प्लस θCD के समीशन के बराबर है ये F22। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो फिर से जिस एंड पे मोमेंट लगा है उसी पे मुझे अगर रोटेशन चाहिए तो फॉर्मूला क्या है वो तो अपन को मालूम है, क्या कि ML2/3EI प्लस ML3/3EI, ठीक है। L2 मैंने इसको बोल दिया, इस स्पैन को, और इस स्पैन लेंथ जो है वो उसको मैंने L3 बोल दिया। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो ये क्या आएगा 1 × L2 कितना है 8/3EI प्लस 1 × 10/3EI, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होगी 3.45। दिस इज 3.45/EI, 3.45/EI ये वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब आगे चलते हैं और एक आखिरी चीज़ की बात और करते हैं, F12। ये F12 क्या है? ये रोटेशन है B पॉइंट पे, कब? जब C पॉइंट पे आपने यूनिट कपल्स अप्लाई किए, ठीक है। तो देखो मैं लिखा कि रोटेशन एट B ड्यू टू यूनिट कपल्स एट C, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कपल लगा है और यहाँ पे आपको रोटेशन देखना, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? ML/6EI। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ML/6EI। ये नेगेटिव साइन से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि देखिए जब आप यहाँ से मोमेंट लगाओगे तो ये ऐसे बेंड होगा, तो जब ऐसे बेंड होगा तो आप यहाँ से ओरिजिनल से डिफ्लेक्टेड शेप की तरफ जाओगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। और यहाँ पे इस ओरिजिनल से डिफ्लेक्टेड की तरफ जाओगे तो क्लॉकवाइज जाओगे, इसलिए पॉजिटिव है। वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे इसलिए नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज जाते तो पॉजिटिव होता। समझ में? तो वो साइन को कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे तो मुझे इन दोनों पे समीशन चाहिए था, इस पॉइंट पे भी दोनों का समीशन चाहिए था। क्लियर? अब यहाँ पे m की जगह 1 रख लीजिए, ठीक है। L PC की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो ये स्पैन क्या होगा? ये L2 आएगा, ठीक है। तो ये 8/6EI, ठीक। तो 0.89/EI हो जाएगा। समझ में? तो मैंने 4 फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट चाहिए थे मेरे को, ये चारों फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स आपको मिल गए। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। समझ में? 4 फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स हमने कैलकुलेट करना थे, इनके इफेक्ट को समझना था, रिटर्डेंट के यूनिट इफेक्ट को समझना था, वो जो वैल्यूज आई वो ये आ गई। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और अभी हमने जो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट कैलकुलेट किए और डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड डेल्टा QL जो हमने कैलकुलेट किए, उनको हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक। तो देखिए ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मैंने हेडिंग डाली स्टेप 5 में, और यहाँ पे ये जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होती है वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे R मुझे पता है कि ये रिडंडेंट जो हमने एज्यूम किए हैं वो हैं ये, और F फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है। ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा क्या है? ये डिफ्लेक्शन है, ठीक, फाइनल डिफ्लेक्शन है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्यों? मैंने यहाँ पे लिखा सिंस नेट रोटेशन एट B एंड C
R0। मुझे पता है कि B और C पे नेट रोटेशन 0 होगा, ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0, तो ये माइनस यहाँ लिख दिया, डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई, तो ये डेल्टा QL आ गया। मतलब जो फाइनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है वो ये है, और इसके अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो डेल्टा QL आपने कैलकुलेट किया डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास में जो इक्वेशन आई, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कुछ इस तरीके दिखने लगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट का इन्वर्स है इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ये F की जो वैल्यूज हैं उनको लिखा है, मुझे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स को पुट करने के बाद F बना, उसका जो इन्वर्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, तो 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना आसान होता है, क्योंकि अगर 3/3 का मैट्रिक्स हो और उसका इन्वर्स निकालना हो तो फिर पूरी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन्वर्स निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे 2/2 के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई एक गिवन मैट्रिक्स F है, उसका अगर इन्वर्स आपको निकालना है तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा। इस फॉर्मूले से इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ F11 मतलब 3.78 इंटू 3.45, ठीक है। ये EI है, तो ये EI का स्क्वायर हो गया, ऊपर लिख देंगे, ये EI का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ये EI का स्क्वायर है। क्लियर? और यहाँ पे माइनस 0.89 इंटू 0.89, ठीक है ना। और ये जो F11 है वो यहाँ आ जाएगा, और F22 जो है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब 3.45 यहाँ आ गया, ये माइनस 0.89 हो जाएगा, ये भी माइनस 0.89 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3.78 हो जाएगा, ठीक है, ये 3.78 हो गया। और इसके नीचे जो EI है उससे ये स्क्वायर हटा दीजिए, मतलब हमारे पास में जो F इन्वर्स आया वो कुछ ये आ गया। क्लियर? यहाँ पे स्क्वायर था, लेकिन इन सब के नीचे EI है, EI को कॉमन निकाल दीजिए, तो फिर वो जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब F इन्वर्स की वैल्यू ये हो गई। क्लियर? अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस की जगह माइनस लिख दीजिए, EI की जगह EI आ गया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.25, ठीक है, 12.25, और यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 3.45 माइनस 0.89 माइनस 0.89, और ये क्या है 3.78, ठीक है। और ये जो EI है इसको भी बाहर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/EI, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर आया 41.94 और ये 73.11, ठीक है। ये EI से ये EI कैंसिल हो गया। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हटा दीजिए हाथ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि MB और ये MC, ठीक है, इज इक्वल टू -1/12.25 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा 3.45 इंटू 41.94, ठीक है, और क्या होगा माइनस, ये प्लस है, और माइनस 0.89 इंटू 73.11, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिख लीजिए, ये क्या होगा माइनस 0.89 इंटू 41.94 प्लस 3.78 इंटू 73.11, ठीक है, 3.78 इंटू 73.11, ये क्लियर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो
तो ये होगा एम बी एम सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी इनको जब आप सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएंगे वो होंगे -6.5 एंड -19.5, ठीक है। मतलब सीधी बात ये है कि एम बी इज इक्वल टू -6.5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा और एम सी इज इक्वल टू जो होगा वो -19.5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है, इन नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये जो मोमेंट्स आपने कैलकुलेट किए ये हॉगिंग मोमेंट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुझे पता भी है कि ये जो सपोर्ट्स पे मोमेंट हैं ये हॉगिंग इफेक्ट देंगे, ये हॉगिंग मोमेंट्स हैं। क्लियर। स्टेप 5 में हमने एंड मोमेंट्स की वैल्यू मतलब एम बी और एम सी की जो वैल्यूज़ थी उनको तो कैलकुलेट कर लिया, और इस एंड ए पे और एंड डी पे जो बेंड की वैल्यू है वो 0 है, तो जो वैल्यूज़ आई उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एम ए इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 0 और एम बी की वैल्यू जो है वो -6.5 किलोमीटर मीटर है और एम सी की जो वैल्यू है वो -19.5 किलोमीटर मीटर है, ठीक है। अब लेकिन अगर इस बीम का मुझे कंप्लीट बेंडिंग डायग्राम बनाना है तो फिर आपको फ्री बेंडिंग भी कैलकुलेट करना होगा। फ्री बेंडिंग कैलकुलेट करना होगा, इसका मतलब ये है कि हमें ये जो बीम है, एक कंटिन्यूस बीम जो है, इसको 3 डिफरेंट स्पैन गिवन है और इन तीनों डिफरेंट स्पैन के लिए हमें अलग से एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान के उसके लिए फ्री बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करना होगी, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेप 6 में लिखा फ्री बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब ए बी स्पैन को मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान के ए बी स्पैन के लिए फ्री बेंडिंग की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पैन ए बी, ठीक है। और ए बी स्पैन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग की वैल्यू जो होगी इस लोड के कारण वो कितनी होगी, डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो ये फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बी बाय एल, ठीक है। तो डब्ल्यू कितना है 6, 3 × 3 अपॉन 6, ठीक है। ये ए ये बी, तो 3 × 3 बाय 6, तो ये वैल्यू जो हो गई ये हो गया +9 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये प्लस मैंने क्यों लिखा, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि ये जो लोड है इसके कारण ये जो ए बी स्पैन है ये सैग करेगा, मतलब ये जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा। क्लियर। देखिए ये जो मोमेंट्स आए थे एंड मोमेंट पे वो हॉगिंग मोमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो लोड के कारण या फ्री बेंडिंग की जो वैल्यूज़ होंगी वो सैगिंग इफेक्ट देंगे, इसलिए वो सैगिंग या पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं और लिखते हैं फॉर स्पैन बी सी। अब इसके ऊपर यू डी एल एक्ट कर रहा है, वहाँ पे पॉइंट लोड था इसलिए डब्ल्यू ए बी बाय एल लिखा था, यहाँ पे यू डी एल एक्ट कर रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ये एल बोल दीजिए, दिस इज L2 है, ये जैसे ये L1 था ये L2 बोल देता हूँ, ठीक है। W कितना है 2 × ये 8 का स्क्वायर अपॉन 8, मतलब ये जो वैल्यू आएगी +16 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरह से फॉर स्पैन सी डी ये भी WL का स्क्वायर अपॉन 8, ये 2, लेकिन अब जो स्पैन लेंथ है वो है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो ये हुआ 200/8 मतलब +25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। मतलब आपने फ्री बेंडिंग की वैल्यूज़ जो होना चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक। अब बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे होगा वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एंड मोमेंट के कारण हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ए पे बेंडिंग की वैल्यू 0 और बी पे जो वैल्यू है वो कितनी है, हॉगिंग है ना, हॉगिंग है और कितनी है -6.5। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज -6.5, ये जो वैल्यू है दिस इज -6.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और एम सी की जो वैल्यू है वो है 19.5, तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू है दिस इज 19.5,
19.5 किलो न्यूटन मीटर, और डी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है, तो बेंडिंग एट पॉइंट डी जो है वो 0। तो दिस इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसके कारण? एंड मोमेंट्स के कारण। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और जो आपको फ्री बेंडिंग मोमेंट आपने कैलकुलेट किए उनके लिए भी हम बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे पॉइंट लोड के कारण क्या होगा, 9 है तो ये 9 के लिए बना दिया मैंने। दिस इज 9 किलो न्यूटन मीटर, 9 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और यूडीएल लगा है स्पैन बीसी के ऊपर, तो फिर ये पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा, और ये जो वैल्यू है ये है 16, तो इसको मैंने ये 16 बना दिया। दिस इज 16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये 16 किलो न्यूटन मीटर, ये यूडीएल था इसलिए पैराबोलिक लॉ को फॉलो करेगा। और सी डी स्पैन के लिए जो वैल्यू है वो है 25, तो दिस इज 25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब ये जो फिगर है ये सब पॉजिटिव है। ये जो आपने वैल्यूज़ ड्रॉ की हैं, वैल्यूज़ से आपने जो बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ किया है वो पॉजिटिव है, मतलब सैगिंग बेंडिंग डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए ये हॉगिंग और ये सैगिंग। तो मुझे अगर कंप्लीट बेंडिंग डायग्राम बनाना है इस बीम के लिए, तो इन दोनों को ओवरलैप कर दूं, तभी आपको रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि ये जो लोड हैं ये इस बीम को इस तरह से सेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एंड मोमेंट्स हैं ये एंड मोमेंट्स हैं, या ये जो सपोर्ट हैं इनके ऊपर जो मोमेंट्स इंड्यूस हो रहे हैं, इनके कारण हॉगिंग मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस बीम का जो रिजल्टेंट बेंडिंग डायग्राम बनेगा वो इन दोनों डायग्राम को ओवरलैप करने के बाद मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूँ, तो ये आ गया। दिस इज 6.5। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये है 6.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये जो है दिस इज 19.5, तो ये जो वैल्यू आई दिस इज 19.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो 0। ये सब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। ठीक है, तो आपके पास में जो फाइनल बेंडिंग डायग्राम आया वो कुछ इस तरह का दिखेगा। दिस इज फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो है ये फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ठीक है, मतलब ये सैगिंग बेंडिंग डायग्राम है, ये हॉगिंग है, ये भी सैगिंग है, ये हॉगिंग है, और ये सैगिंग है। ठीक है, समझ में इससे क्या पता चला, एक वो और बता देता हूँ। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सैगिंग है, यहाँ पे सैगिंग है, और यहाँ पे हॉगिंग है। मतलब यहाँ पे जो बीम है इसके टॉप फाइबर जो हैं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, हॉग कर रहा, मतलब इस तरह से, मतलब ऊपर टेंशन है, और इधर के जो ये बीम का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो बीम के फाइबर्स हैं टॉप में वो कंप्रेशन में होंगे। इस तरह से सेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हॉक कर रहा है तो ऊपर के फाइबर टेंशन में, यहाँ पे सेक कर रहा है मतलब यहाँ पे बॉटम मेंबर जो है वो टेंशन में है। क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ के जो फाइबर्स होंगे टॉप पोर्शन के वो टेंशन में होंगे क्योंकि हॉक कर रहा है, और यहाँ के इस वाले पोर्शन के जो फाइबर्स होंगे टॉप में वो क्या कर रहे होंगे, वो कंप्रेशन में होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सेक कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। क्लियर? मतलब इस बीम का जो कंप्लीट बेंडिंग डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर? अब अगर मान लीजिए मुझे इसका शियर फोर्स डायग्राम और ड्रॉ करना होता, यहाँ पे तो बेंडिंग डायग्राम आपसे ड्रॉ करने के लिए बोला था तो मैंने बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर इसका मुझे शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना होता तो फिर आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना होती। तो वो रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होती वो मैं और आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक दो आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसीलिए स्टेप 7। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अदर एक्शन
कंपोनेंट, अदर एक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो अब ये अदर एक्शन कंपोनेंट मतलब आर ए, आर बी, आर सी और आर डी, ये जो रिएक्शन कंपोनेंट हैं इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिएक्शन कंपोनेंट आपको मिल गए तो आप इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको आर ए चाहिए, ठीक है। तो आर ए कैसे मिलेगा वो आपको बताता हूँ। देखिए आर ए के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि बेंडिंग एट पॉइंट बी क्या होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे -6.5 है, ये -6.5 है यहाँ पे। और ये इस पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू पता चल गई। अब ये क्या करेगा, सेक करेगा। इसको मैं बोल देता हूँ आर ए। आर ए क्या करेगा, सेक। तो प्लस आर ए इंटू ये डिस्टेंस, दिस इज 6, और 6 किलोमीटर का क्या करेगा, वो हॉक करेगा। तो -6 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से आर ए इज इक्वल टू आया ये +18 - 6.5 अपॉन 6, मतलब ये 11.5 अपॉन 6 हो गया किलोमीटर। समझ में आया। तो आर ए आपने को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बताया। एक और बता देता हूँ कि अगर मुझे ये आर डी कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर डी के लिए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, ये तो मुझे पता है। देखिए जब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर चुके हो, ठीक है, या ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हो तो आपको बेंडिंग पता है इन पॉइंट्स पे, इन सपोर्ट्स पे। तो देखिए बेंडिंग पॉइंट सी कितना है, ये है -19.5, ठीक है, वो लिखा है। अब देखिए यहाँ पे खड़े हो जाइए और यहाँ से हम बेंडिंग की इक्वेशन बना लेते हैं इस पॉइंट सी के ऊपर। तो ये वी डी क्या करेगा, ये सेक करेगा, तो प्लस वी डी बोल दीजिए या आर डी बोल दीजिए, तो आर डी इंटू 10, और यू डी एल क्या करेगा, हॉक करेगा। तो -2 इंटू 10, ये तो हो गया लोड, ठीक है। और एक्ट क्या करेगा 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो इंटू 5 कर लीजिए, ठीक है। तो आर डी इज इक्वल टू जो आया वो कितना हुआ 100 -19.5 अपॉन 10, ये हो गया 80.5 बाय 10, मतलब 8.05 किलोमीटर, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए मुझे ये आर सी चाहिए तो यहाँ पे बेंडिंग कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे बेंडिंग आपको पता है कितना है 6.5, ठीक है। चलिए मैं एक बार और आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। अब हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आर सी को, ठीक है। तो देखिए आर सी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा वो और मैं बता देता हूँ, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा आर सी, यहाँ पे लिखा आर सी, और बेंडिंग पॉइंट बी आपको पता है, और ये वैल्यू कितनी है -6.5, ठीक है ना। यहाँ पे आप खड़े हैं, ये वैल्यूज़ आप हमें पता है वहाँ लिखी हुई है। अब मुझे आर सी कैलकुलेट करना है, ऑलरेडी हम आर डी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, सेक करेगा आर डी, तो कितना है +8.05 इंटू 18, समझ में, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस। और ये आर सी क्या करेगा, ये भी सेक करेगा, तो प्लस आर सी इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 8, ठीक है। और ये जो यूडीएल लगा है तो पूरे के ऊपर यूडीएल कितना लग रहा है, 2 का यूडीएल है और टोटल 18 मीटर डिस्टेंस है। तो मैं टोटल एक साथ लिख देता हूँ, तो करेगा क्या, हॉक करेगा, तो -2 इंटू 18, ये तो हो गया लोड। एक्ट क्या करेगा 9 मीटर पे, ठीक है। तो अब यहाँ से आर सी आपको कैलकुलेट करना है, तो आर सी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो आर सी की वैल्यू आएगी, आर सी इज इक्वल टू आएगा 21.575 किलो न्यूटन, ठीक है। और जब आपके पास में आर ए है, आर सी है, आर डी है, तो आर बी भी मिल जाएगा। सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा तो आपको आर बी भी मिल जाएगा। और जब ये
रिएक्शन कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे तो फिर इस कंटिन्यूस बीम का हम शियर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये रिएक्शन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैट्रिक्स मेथड के 7th पार्ट में, हम स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड क्या होता है इसकी शुरुआत करेंगे और इसके प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।